साहित्य महोत्सव उन्मेष में हम सब सम्मिलित हैं। आज उत्सव का तीसरा दिवस है और टाउन हॉल से हम दूसरे सत्र की ओर अग्रसर हैं। Sir, I request you, ma'am. Excuse me, ma'am. So we are about to begin, sir. Thank you so much, sir. ये जो हमारा दूसरा सत्र है, इसमें हम बात करेंगे लिखने की, लेखने की। Why do I write? मैं क्यों लिखती हूँ या मैं क्यों लिखता हूँ? और इस परिचर्चा में हमारे बहुत से महानुभाव हैं, हमारे बहुत से प्रबुद्ध यहाँ पे लेखनी के कलाकार हैं, जिनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम इस विषय के बारे में हम आपको बता देते हैं। आप सब जानते हैं हम लिखते क्यों हैं, शायद हमें खुद भी इतने अच्छे से पता नहीं है। कुछ लोग अपने अंदर के भावों को प्रकट करने के लिए लिखते हैं, कुछ लोग इसे प्रोफेशनली भी लिखते हैं, और मुझे लगता है हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी पन्ने पर कोई ना कोई भाव जरूर प्रकट कर देता है। कुछ इस कार्य में दक्ष होते हैं और कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन लेखनी जो है वो हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने का बहुत ही सुंदर एक साधन है, बहुत ही सुंदर एक तरीका है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। और ऐसा कहा भी जाता है विभिन्न कारणों से लोग लिखते हैं। कुछ के लिए ये मुक्त होने की प्रक्रिया है, कुछ के लिए ये आत्म अनुसंधान संसाधन है, और किसी के लिए आंतरिक दुनिया में आकार लेने वाले विचारों को व्यक्ति के साथ साझा करने की प्रक्रिया है। Ladies and gentlemen, this session is an exploration into the process which make others write, and the writers representing many languages will make presentations in this session. सबसे पहले इस सत्र को जो अध्यक्षता जो सत्र की करेंगे उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कैलाश नारायण तिवारी जी को, कैलाश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैलाश जी हिंदी के लेखक और विद्वान हैं। आप 30 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और आप अंकारा विश्वविद्यालय, तुर्की, वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन के अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संप्रति आप थावे संस्कृत विद्यापीठ बिहार से कुलाधिपति हैं। आप कालय हिंस पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, संत कबीर राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय साहित्य शिरोमणि सम्मान से संबंधित हैं। सर, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आज मंच पर। और साथ ही हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अमित शंकर साहा जी को। अमित जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप 3 कविता संग्रहों के लेखक हैं। आपको पुष्कर प्राइज, द ग्रिफिथ पोएट्री प्राइज और द बेस्ट नेट एंथोलॉजी 2020 के लिए नामांकित किया गया है। और साथ ही बहुत से अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। आप सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में पढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ चंद्रशेखर होता जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। नमस्ते सर। आप अंग्रेजी और उड़िया के प्रकाशित होने वाले उड़ीसा साहित्य अकादमी के साहित्यिक पत्रिका गुणांक के संपादकीय परामर्श मंडल के सदस्य हैं। आपकी प्रकाशित 5 कृतियों में से एक अनुवाद और एक संकलन भी शामिल है। और साथ ही आप गोकर्णिका प्रबंध सम्मान, अखिला चक्र जगन्नाथ सम्मान और बहुत से सम्मानों के साथ सम्मानित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चरित वेंकट पितिकिटी से भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पर अपनी उपस्थिति दे। आप पेंटिंग द मर्ज के लिए विख्यात है, जिसने कला संसार में तरंगे उत्पन्न कर दी थी। चरित सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक, हवाई जहाज पायलट, मॉडल, अभिनेता, विदेश भ्रमण करने वाले और जैव चिकित्सक है। वर्तमान में आप म्यूनिख जर्मनी में रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वी वेलकम यू। इसी के साथ हम राजकुमार मिश्र जी से भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। आप आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं के लिए एक परिचित नाम है। आप आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत वार्ता में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। साथ ही आपकी प्रकाशित कृतियां हैं भारत भूषणम, जयते कथा कुमार अभिज्ञान, और साथ ही आप विशेष रूप से गजल, कहानी और निबंधों में चांद के पारंपरिक उपयोग के लिए प्रख्यात है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। सभी वेलकम यू। हम संतोष चौबे जी से भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। सर, नमस्ते। आप श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार तथा कथाकार हैं। आपके द्वारा लिखित उपन्यास जनता के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार महोत्सव में डेली ऑफ वर्ड्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपने 2 अन्य उपन्यास राग केदार तथा क्या पता कॉर्पोरेट मोहन भी लिखे हैं, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है।
इसके साथ साथ आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय तथा डी रमन विश्वविद्यालय में कुलाधिपति हैं तथा टैगोर इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर के अध्यक्ष भी हैं। आपको सभी का इस सत्र में हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साहित्य अकादमी से बाबू राजन जी डिप्टी सेक्रेटरी, उनसे निवेदन करेंगे कि मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभावों का सम्मान करें। देवियों सज्जनों, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखती हूँ, वाई डू आई राइट, इसकी परिचर्चा निश्चित रोचक होने वाली है। मैं अध्यक्ष कैलाश नारायण तिवारी जी से निवेदन करूंगी कि वो इस सत्र का शुभारंभ करें। माइक ऑन कर दीजिए। भूमिका में बातचीत करना भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक एक पोएट हो 7 या 8 मिनट उसके हिस्से में जाता है, और विषय इतना अच्छा, इतना विचारणीय है कि उस पर तो आदमी कुछ बोले भी और अपनी कविता भी सुनाए तो ही ये मुकम्मल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो लिखता है, लिखने के पीछे अनेकों कारण होते हैं। हो सकता है कि कोई एक खास लेखक का कोई एक ऐसी चीजें हो जो उसको प्रेरित की हो लिखने के लिए, लेकिन संभवतः ये शुरुआत हो सकती है। यानी कौन सी परिस्थितियां उसको आह्लादित कर देती हैं या विवश कर देती हैं लिखने के लिए, ये तो वही लेखक ही बता सकता है, कवि ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। आपको याद होगा वाल्मीकि मानिसा, जो दृश्य उन्होंने देखा हेरा और हिरनी, तो एक साथ, फिर उसके बाद उस पर सरसंधान, उससे जो उनको क्षुब्ध पीड़ित हुए और सडनली अचानक अंदर से वो कविता निकल। तो ये कविता कैसे और किस रूप में कब फूट पड़ती है, कभी कभी आप यह भी कह सकते हैं कि कवि को भी सभागार में बड़े ही गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हमारे गुरुतुल्य प्रोफेसर राम जी तिवारी जी हैं, और गीत के दुनिया में हलचल मचाने वाले हमारे मिश्री जी हैं। अभी कल मुझको पता लगा कि जब ये बीए पार्ट 1 में थे, तभी इन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता मछेरा, आप सारे लोगों को याद होगा, तब से मैं इनसे आगे नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत लिखता था, लेकिन लिख करके ऐसे ही छोड़ देता था, उस पर मैं विचार नहीं करता था।
बल्कि स्वयं में मुझे ये नहीं आभास था कि मैं भी कविता लिख सकता हूं। लेकिन जब वो मैं लिखने लगा, और हमारे लिखने की तो खैर अलग ही उसकी दास्तान है। काशी से तुर्की की यात्रा मुझे विवश करी थी लिखने की। उसके पहले आदत ही रही केवल पुस्तकों के पढ़ने की। लेकिन लिखना मैंने शुरू किया था स्वदेश के अनुभव को विदेश में रह करके, और 20-22 साल के बाद वो कृति हमारी स्त्री गाथा नाम से एक महाकाव्य के रूप में लगभग तैयार है, जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। बहरहाल मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा समय लूंगा तो आप सारे लोगों के साथ मैं अन्याय ही करूंगा। इसलिए मैं सर्वप्रथम संतोष जी को बुलाता हूं। संतोष जी संभवतः संस्कृत में हाँ, तो वो झाँकना पड़ेगा ना, ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं संतोष जी को पहले बुलाता हूँ, और ये आप लोगों को कौन सा वो क्षण था जिस क्षण में इन्होंने लिखना शुरू किया था, और उसके प्रतीक के रूप में 2-4 पंक्तियां हम लोगों को सुनाएंगे। तो ठीक है, माननीय संतोष चौबे जी। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश नारायण तिवारी जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित सारे मित्रों, सामने बैठे बुद्धिनाथ जी और बहुत सारे अन्य मित्रों, सबसे पहले तो साहित्य अकेडमी को यह आभार प्रकट करूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस बहुत ही अच्छे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया। मित्रों, हमारे यहाँ हिंदी में तो एक बड़े संपादक रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत लंबी श्रृंखला चलाई थी जिसमें कहा गया था न लिखने का कारण। तो वो न लिखने का कारण उन्होंने लिख के बताया था कि वो क्यों नहीं लिखते हैं। असल में न लिखने के लिए भी आपको लिख के ही बताना पड़ता है कि आप क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। और वो श्रृंखला बहुत लंबी चली, कैलाश जी उस बात को जानते होंगे। पर मुझे लगता है कि आज के समय में लिखने के बहुत सारे कारण हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई एक ही कारण नहीं है जिसके कारण आप लिखते हैं। कारण अलग अलग समयों पर अलग अलग होते हैं, और ऐसा नहीं कि आपने जो प्रारंभ किया था वहां से आपका मानस नहीं बदलता, आप नई तरह से लिखना शुरू करते हैं। दूसरी बात कैलाश जी मैं कह सकता हूँ कि आज मैं बड़े लॉफ्टी आइडियल्स रख सकता हूँ कि मैं इसलिए लिखता हूँ, या मैं देश प्रेम के कारण लिखता हूँ, या मैं राष्ट्रभक्ति के कारण लिखता हूँ। लेकिन मेरा प्रारंभ बहुत ही सरल कारण से हुआ, तो ये कि मेरे पिताजी बनमाली जी कहानीकार थे, और उनकी कहानियां छपती थी, वो बातचीत भी करते थे। तो मुझे लगता था कि मेरा भी कुछ ऐसा हो, मतलब मैं भी कुछ लिखूं, उसके नीचे मेरा भी नाम लिखा हो और वो चीज छपे, तो मुझे एक आह्लाद और आनंद की अनुभूति होगी, बल्कि अपने छात्र वृंद में एक प्रतिष्ठित स्थान भी मुझे मिलेगा। तो पहली बार मैंने जो रचनाएं लिखी वो इसलिए कि मैं पिता की तरह होना चाहता था, कि पिता जिस तरह से सम्मानित थे, पिता जिस तरह से साहित्य जगत में थे, मुझे लगता था कि मुझे वैसा लिखना चाहिए। फिर मुझे मालूम पड़ा धीरे धीरे कि मैं तो लिखने के लिए ही बना हूँ, और आसपास के वातावरण के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में मैंने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मैं कहानी की दुनिया में आया, हालांकि शुरू में कविताओं में था। ये जो समय है 80 के पहले वाला, उस समय मैं आंदोलन से जुड़ा, और मैं कविताएं इसलिए लिखता था कि उसमें ताकत से कोई बात कही जा सकती। कविता में क्योंकि उसकी ताकत है, कहने का तरीका है, तो इसलिए
कविता से बातचीत शुरू करी। और आप सब जानते हैं कि 1990 के आसपास विश्व भर में बड़ा परिवर्तन आया। वहां से मैं सोचता हूँ कि मैं प्रोजाइक हुआ और मैंने कहानियां लिखना ज़्यादा शुरू किया और उपन्यास भी मेरा वहां पर आया। तो जो संवेदनाओं का विस्तार होता है वो असल में आपकी विधा को भी बदलता है, और विधा में बदलाव कविता से लेके, कहानी से लेके और उपन्यास तक और वापस कविता तक आपको लेके आता है। समय कम है, अगले 5-7 मिनट में कुछ जरूरी बातें लेखन के बारे में। मैं सबसे पहले तो इसलिए लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि संवेदनात्मक गहराई बढ़ाने और अपनी खुद की संवेदनात्मक गहराई बढ़ाने के लिए मैं लिखता हूँ। मेरा समाज पे जो संबंध है, मेरा अपने परिवार से जो संबंध है, मेरा अपने दोस्तों से जो संबंध है, और मैं कैसे इतिहास में अपने देश को देखता हूँ, ये मेरे कुछ ड्राइविंग फोर्सेज हैं जिनके ऊपर मैं लगातार काम करता हूँ। मेरे उपन्यासों के बारे में कहा जाता है कि उनमें एक प्रेडिक्टिबिलिटी थी। यानी जब मैंने क्या पता कॉमरेड मोहन लिखा तो उसके कुछ 2-3 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार भी, मैंने जब लाख केदार लिखा था तो उसके बाद ये जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके बारे में भी कई चीजें हुई। तो एक तरह की जो गहराई मैं प्राप्त करता हूँ लिखते समय, या अपनी खुद की समझ बनाता हूँ, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मैं लिखता हूँ। और करने के बाद जो मुझे सुख मिलता है वो भी एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, यदि मेरा वैचारिक हस्तक्षेप कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि जो भी समय है उसमें मेरा अस्तित्व है। मैं कविताओं की प्रक्रिया रही है। जो एक कविता थी जिसको कि पोस्टर बनाया गया, तो आपने कविता की बात की तो मुझे याद आती है, मेरे अच्छे आदिवासियों विस्थापित हो जाओ ताकि हम स्थापित हो सकें। मेरे अच्छे आदिवासियों विस्थापित हो जाओ ताकि हम स्थापित हो सकें। पर देखो, दे देना पता अपना कि बुलाएंगे हम तुम्हें नाचने कभी कभी अपने राष्ट्रीय पर। पर देखो, दे देना पता अपना कि बुलाएंगे हम तुम्हें नाचने कभी कभी अपने राष्ट्रीय पद पर। भाइयों, हम कर लेंगे तुम्हारे पेड़ों की सुरक्षा उन्हें काट कर, और तुम्हारे खनिजों की भी उन्हें आपस में बांट कर। फिर तुम्हारे पास है ही क्या जिसे बचाने तुम देते हो धरना। मेरे अच्छे आदिवासियों विस्थापित हो जाओ वरना। तो ये कविता बहुत अलग तरह से आई और आंदोलन के विषय के बीच में आई। तो सामाजिक डिस्कोर्स में मेरा हस्तक्षेप हो सके, और इसको बाद में पोस्टर बनाया गया और नर्मदा आंदोलन वगैरह में काफी इसका उपयोग भी हुआ। आज की स्थिति में यदि आप कहेंगे तो जो भारतीय परंपरा के साथ सुलूक हो रहा है, और भारतीय परंपरा का, जैसे ज्ञान की परंपरा हमारी है, हमारे संगीत की परंपरा, हमारी चित्रकला की परंपरा है, तो मुझे आजकल जो अंतर्विधायी संबंध है परंपराओं के और विधाओं के जो संबंध है वो बहुत ही आह्लादित करते हैं। और मुझे लगता है कि वही आध्यात्मिक बिंदु है जहाँ से कि आप अपने समझ को बढ़ा सकते हैं। अभी जो जलतरण नामक उपन्यास आया है उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। संगीत पर अपने समय का पहला उपन्यास है। वो एक प्रेम कथा भी है, लेकिन उसमें वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित आंदोलन के बारे में आप सोचिए कि भक्ति आंदोलन को लेकर एक बड़ा सेशन हो रहा था। भक्ति आंदोलन को लेकर किस तरह से हमारे आधुनिक साहित्य में उसको ट्रीट किया गया, जबकि हमारे शास्त्रीय संगीत की भूमि भावभूमि भक्ति आंदोलन है। हमारे कवि अपनी कविताओं के ऊपर लिखते थे कि इस राग में गाया जाना चाहिए। हमारे रागों को चित्रमाला में, चित्र पेंटिंग, रागमाला पेंटिंग पर बताया गया। तो कविता संगीत से, संगीत रागों से, राग चित्रों से, और चित्र जो है हमारे जीवन से, इस तरह का जो संबंध है वो मेरे आध्यात्मिक समझ का विस्तार करता है। और उसको ट्रेस करना, उसको लोगों के सामने रखना, मुझे लगता है कि आज का मेरा बड़ा कंसर्न है। और उसमें इतिहास किस तरह से आता है, ये कहते हैं लोग कि आपके उपन्यासों में इतिहास बहुत अच्छी तरह आता है। तो मैं भोपाल को या कि ब्रज के इतिहास को, या कि जो मेरा अपना खुद का इतिहास का ट्रीटमेंट है, उसको अपनी कथाओं में लाता हूँ। एक बड़ा कारण है
कि मैं हस्तक्षेप करूं। अंतिम बात इस सिलसिले में कहना चाहूंगा वो ये है, जो तो मुझे लगता है कि प्रत्येक अच्छे साहित्यकार के सामने दो चुनौतियां होती हैं। एक समय आता है जब किसी चीज के प्रचार के लिए आप लिखते हैं, किसी भाव के प्रचार के लिए, किसी उसके विचारधारा के प्रचार के लिए, और कभी कभी दबाव ये रहता है कि आप मनोरंजन के लिए लिखें। हर अच्छा साहित्यकार प्रचार भी करता है और मनोरंजन भी करता है, ये द्वैत है। लेकिन तीसरा काम जो साहित्यकार को वास्तव में करना चाहिए, जो ऊपर से हस्तक्षेप करने का काम है, कि वो प्रेम, दया, करुणा और जो गहराई के मूल्य हैं वहां से उसमें हस्तक्षेप करे। तो आजकल ये जो मेरा काम है वो इस गहराई से हस्तक्षेप करने का काम है। वो कविता में हो, कहानी में हो, उपन्यास में हो, और वो तभी संभव है। ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पूरे जीवन में हमारे पास बनी रहती है। हम लोभ है और त्याग है, प्रेम है और घृणा है, इसी में पूरा जीवन गुजार देते हैं। साहित्यकार का जीवन है कि भाई मैं प्रचार करूं किसी चीज का या कि मैं मनोरंजन करूं। इन दोनों के बीच में एक संतुलन है, वो है भावना का संतुलन, उस भाव का संतुलन जो आपको साहित्यकार बनाता है। तो बस इतना ही। आज के समय में ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरी कविताएं हों या कहानियां हों, उन सबके लिए यही लागू है। एक ये बात भी है कि औपन्यासिक वितान में पढ़ा है मेरा, मतलब कुछ समय बाद आपको लगता है कि कहानियां पूरी नहीं पढ़ रही, आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, तो धीरे धीरे कहानियां बढ़ के उपन्यास की शक्ल लेती हैं, लंबी कहानी की शक्ल लेती हैं। एक थीम सी बादल की तरह उभरती है, उस थीम में आप घूमते रहते हैं, कभी एक अचानक किरण जिसको हम प्लॉट कहते हैं वो आपके सामने आता है, और इस प्लॉट के माध्यम से अव्यवस्थित चीजें अपने आप को व्यवस्थित करती हैं। तो कैलाश जी, मेरा अंतिम एक बात कहना ये भी है कि आप लिखते समय खुद को भी व्यवस्थित करते हैं और अपनी जीवन दृष्टि को भी साफ करते हैं, ये भी एक कारण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं स्वयं को मांझ रहा था, क्योंकि शुरुआत मेरी भी कविता से हुई थी और अंततः मैं उपन्यास के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। मेरे 2 उपन्यास आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी उस उपन्यासों के कारण मैं हिंदी जगत में जाने लायक हो जाऊंगा। बिरले दोस्त कबीर के उत्तर कबीर और रंगा फकीर। कई लोगों को आश्चर्य हुआ, पूछा कि आपने एक भी कहानियां नहीं लिखा है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ, मैंने एक भी कहानियां नहीं लिखा है और न लिखूंगा, क्योंकि छोटे प्लॉट में मैं अपने विचारों को, अपने भावनाओं को नहीं बांध पाता। मुझे विराट चाहिए और मैं इतिहास में जाता हूं और उस इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप सारे लोगों को मालूम होगा, सूरदास की भी जीवनी आई हुई थी, तुलसीदास की भी आई हुई, यहाँ तक कि विद्यापति पर भी लिखा गया था। लेकिन जो व्यक्तिगत कबीर का जीवन संघर्ष था, हालांकि उन्होंने अपनी कविता में यही व्यक्त किया था, उसको औपन्यासिक रूप में किसी ने व्यक्त नहीं किया था। मुझे याद है वो दिन, अब नामोर जी नहीं रहे, बहुत नजदीकी उनसे मेरा संबंध नहीं था, लेकिन जब उनको मैंने अपने ये पहला उपन्यास दिया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य कहा, बड़ा अच्छा काम किए, ये काम कोई बनारसी कर सकता था, ये तुमने कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो चौबे जी, आप
जो विराट कथा वस्तु अपने दिमाग में रखते हैं, फिर उसको कथा एक उपन्यास की शैली में करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निरंतर आपकी रचनाएं आती रहेगी। अब मैं थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया था, बताओ जी कौन सा क्रम है। अब मैं अमित शंकर साहा जी को बुलाता हूं क्रम के अनुसार, आप आए और क्यों लिखते हैं, कौन सी प्रेरणा रही है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में, क्योंकि कई लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, बताएं। Thanks to Shahidya Academy for inviting me. Today I am here to speak on why do I write. Yesterday I was not well, so Chandrika ma'am is here, Navanita Sengupta is here, Anila Chatterjee is not here, but they took care of me so that they gave me medicine and all, so that I can be here today, and so I'm thankful to them. Why do I write? I will start with telling you about a story that I had wrote many years ago. The title of the story was The Story of Nanfu. In that story, there was a boy who lived in a village of Bamboret. He had a box. Inside that box, there was a gate. And inside that gate, there was another village of Bamboret. And in that village, there was another boy with the same name. He too had a box. And inside that box, there was a gate which led to this world of Bamboret. So there was two parallel worlds. The only difference between these two worlds was that the world inside the box was magic. There was magic in that world. You could control things there. That is the place that can only exist in literature. In real world, magic does not exist. The person who wrote that story is not exactly the person I am. He is like some godlike character. He creates, he believes in magic. So I often go in search of that person who writes my poems and stories. He's a creator. I am a very rational person. I think logically, whereas that person is very passionate. So when Shahidya Academy invited me to speak on why do I write, I immediately had to find that person. Because I am not writing, he is writing. His author persona, whom I have created. So one day, early in the morning, I caught him sitting on my bed and I immediately asked him, why do you write? So, he was a bit reluctant, evasive, he won't answer. After much cajoling, he did reply. He said that he is a control freak. He wants the world to be in his control, things to happen as he wishes. And so, he creates a world where he is the author of the world. That godlike person. He creates things as he wishes. And he wants to live his life as literature.
literature, we can experience not one, just one, we have one life. But through literature, we can experience multiple lives. We can have multiple experiences. So by creating these multiple worlds, he has multiple experiences. So he said he wants to live his life as literature. So I was a bit befuddled. So I countered him with a question, but isn't it all fiction and not real? He looked at me and then he said, you create the fiction of this author persona, you demand royalties for this author persona, and you call this person real. And when I create those characters, those world, you call it fiction. So that left me dumbfounded. Which is real? This author persona, this alter ego of mine, or all the fiction and all the worlds of literature that this alter ego of mine is creating? What is the reality? So I pondered about it. And then I arrived at a fundamental question. Suppose this author persona whom I have created, he's creating all these worlds in literature. All these worlds in literature. Why does sadness exist there? Why is there the existence of tragedy in literature? If he wants to be in control, he should create a world where everything is happy. He doesn't enter into literature. It is your world. This question is as fundamental as is the question that if there is a benevolent God, then why does evil exist in this world? For an author, this is a fundamental question. So I thought, what is the author doing? He is creating a semblance of reality in literature. And he is inducing a willing suspension of disbelief in the readers. The reader is made to cry, laugh, because at that moment when he is reading a piece of poem or a piece of fiction, he is actually believing in it for that moment. He is letting his emotions. He knows this is fiction, this is not real, but he is believing in it. That is what is affecting him or her emotionally. This willing suspension of disbelief, and that happens only if the fictional world has everything that a real world will also have. And that is the cause for existence of sadness, tragedies in literature also. So that creates the believability of literature. I to believe in this world of literature. I to live my life as literature. So to answer the question, why do I write? This world where everything is in control, this world of literature, where sadness exists, where tragedies exist, but it is in
control, it is within the framework of literature. Here, emotion and everything is within a framework. It is not as unregulated in the real world. The author has created this world. It is channelized creativity. The author is not mad. So why do I write? I can only say, I write myself into existence, into a world I have authored, and where I am an author. It is my basic existential question. I write, therefore I am. Thank you. मैं तो बोल दूंगी, लेकिन सर ने बोला वो खुद बोलेंगे। आप अनाउंस करिए, आप अध्यक्ष महोदय को आदेश दीजिए कि जल्दी अब डेढ़ बजे खत्म होगा। थोड़ा सा समय First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to Ministry of Culture, Government of India and Sahitya Academy, New Delhi. Honorable Chairman, I can see luminaries and dignitaries sitting in front of me, like Tiwari sir, Mishra sir, Professor Adhiraj Rajendra Mishra, Vijayanand Singh sir, Dr. Ranjan Kumar Das, Subhash Satpathy, my friend Paramba, also there. It's a pleasure in front of all of us, but the time is very short. Actually, the question, why do I write? It is a very difficult question to answer. Most of the writer would love to successfully unsuccessful while answering this question. It is like asking a teenager, why do you love? Why do you fall in love? For me, the simplest answer is that I love, that's why I write. I write, that's why I love and live. But the complex answer is the answer that it should be remain unanswered, because there is a mystery in the background of creativity and writing, and it should not be explicitly manifested, because it is deeply personal, mysterious, and longing for universal. As we breathe, as sun rises, as river flows, as the flower blossom, everything like that. Writing is very natural, and writing is the expression of our innermost impulse. Abhiraj Rajendra Mishra sir is there. It is very natural. It doesn't follow any rule of law. Niyati krita niyama rahita. Creativity is like that. And that's why I write. It is very natural to me. And writing is very, very spontaneous. Here, I write because there are three things. God has given something to me, some supernatural powers given something to me. What in traditional form of poetics we call pratibha or shakti or whatever you say. And we have to carry out the long process like researching or anusandhan, nipunata, abhyasa. But some Sanskrit scholars say naisargiki ja pratibha, sritam ja bahu nirmalam, nirantara abhyasa yogam, karanam tatva sampada. So as I write essays and literary criticism in Odisha, I believe that the most important thing why I write is that I write to police myself. I write to acquire knowledge, and everybody knows that the arena of knowledge is very, very vast, and we cannot end it. The knowledge is very
very, very vast. Asitagiri Samasya Kajalam Sindhupatya. Even if the Ma Saraswati writes, taking the Himalaya as pen and sea as ink, she cannot write. So knowledge is so vast, and acquiring knowledge is something very intrinsic to us. And this knowledge never ends. In modern terms, it is like hydra-headed monster. It's like Vulvulaya. So, to acquire knowledge, we write. We write to seek knowledge. To we write to go to the Saranagati of Jnana and Prajna. I write for the celebration of ideas. I write for the exploration of new thoughts, diversity, interpretation, the newness of projecting an ideas. The newness of projecting an idea is nothing less than achieving a bodhisattva. So, it is like us that we live in a concept that what we want to explore, and in the multilingual, multicultural society like India, exploring many things which are there in our tradition, in our poetics, in our aesthetics is very much necessary. Now we are talking about multiculturalism. As an essayist, my idea is how Indian tradition, how Indian culture saw the idea of multiculturalism. How Atharva Vedas Bhumi Sukta sees multiculturalism. Janam Vibhatti Yoga Vibhatasan. So the idea of an essayist, why I write, is to explore, it is to interpret the dialectics, the argument, the intuition, the discourses, the rationalist thought with critical, objective, and with the symbiotic approach is very much necessary. That's why I write. Friends, I write to enhance the originality of things and thinking. I write to be objective, to be unbiased in argument. I write to expand the expression of linguistic pattern. I write to afford the trustworthiness of ideas and argument. I write to bring newness in content and theme, which is very intrinsic. While writing, I have no boss, I have no red light, I am completely in my own world. I be with myself, that's why I write. So, therefore, writing for us, writing for me especially, is to acquire the mind of Parikshita and the quest of Avadhuta. While there is a mind of Parikshita, Parikshita's mind was very clear. He was ready to receive everything. He had a great reverence for learning and for teachers, even though his death was in front. And he was very clear-hearted. And why there is a quest for Avadhuta? Because he was ready to receive good and bad things from everybody. He was received good things from bad people also. We have Dhamma Sutra and we have Kama Sutra. We are ready to accept everything. All knowledge from him. That's why I write. Friends, we cannot ignore the fact that we also write for our own self, for popularity, for everything. What are ancient Indian poetics people say, that Vidat Dhagosti to get Yasha, Mana, Sampatti, everything. So I do not aspire to be immortal by writing, but by winning the hearts of people. And it is because the feelings I write. Here I quote one of the beautiful couplet written by Bhamaha, who is the author of Kavyalankara. He says, Dharmartha kamamokhyeshu, Vaichakshanam kalasucha, Pritim karoti kirtim cha, Sadhu kavya nibandhanam. Two words to be given importance here, Pritim and Kirti, for our own self and for Kirti, for popularity. For these two things most of the people write. And how do we negotiate with other? How do we communicate with other? How do we express ourselves with other, to the society? That comes after our writing. When you write, it doesn't think about, you do not think about other. Because writing is a blissful feeling. Every moment is full of love and life. Therefore, friends, I write because I feel contented. I feel being in solitude. I find people
come across and communicate with that great expression, vigor, and vitality. By this direction and by this, I I win over the hearts of people. I be with them, though in silence and though in solitude. Finally, I would like to conclude by saying that I write because it gives me a lot of positivity. In the world of negativity, literature only gives me positivity. And in the world of complexity, literature believes me to live in simplicity. Simplicity, beauty of simplicity, and living with positivity are the two greatest things where I write. Thank you very much. God bless you. वक्ताओं से थोड़ा निवेदन ही करूंगा कि क्यों लिखते हैं ये तो ठीक है, लेकिन इनको कौन सी विधा में लिखना सरल और सहज होता है, इससे श्रोताओं को थोड़ा ये समझने में आसानी बताए हैं। अगले वक्ता चरित वेंकट जी का Thank you very much, Mr. Tiwari. I'd also like to thank Sahitya Academy for giving me this wonderful opportunity to speak. I really wanted to speak in Hindi, but I'm going to use the excuse that it's an international literary festival. My Hindi is also not perfect, and I'm going to speak in English. So before I answer the question, why do I write, I'm going to give a quick background on who I am, so it will make more sense to you. So I'm originally from Hyderabad, India, and at the age of 19, I moved to New York. That's where I studied. And after that, on internship, I moved to Europe. I live in Germany, and I've been there ever since. So, majority of my adult life I've spent outside of India. So, the question, why do I write? It's actually threefold for me. The first reason is to reach a large audience. The reason I say to reach a large audience is because, as I previously mentioned, living outside of India, I met a lot of people in Europe, in South America, in America as well. And as a student, I'm a man of science engineering, but I'm also very spiritual. So people came up to me and they used to ask me questions out of curiosity about India. So, in India, you have a lot of gods, you have a lot of religions. Can you tell me a little bit about these, and the caste system, and etc. So that's when I realized how frighteningly little I myself knew about India. I was 19 at that age, and then I started, because of these questions that I was coming across from the people, I started asking myself the same question: like, how come we have such a rich culture, history, and religions in India, and how come we are rediscovering a lot of things now? Things, for example, you may know Frank Oppenheimer. Frank Oppenheimer is the prime scientist of the Manhattan Project. He was the one who built the first atomic bomb. And the day the first atomic bomb in America, in New Mexico, the desert, the first time it was actually experimented and it exploded, he himself realized how powerful that is, and he was actually not completely comfortable with it. Now, Oppenheimer himself has read the Mahabharata, probably, and he's originally German, and he moved to America, and we're talking about the 1940s, 1950s, and he's read the Mahabharata back then, which most of the young generations nowadays don't. And when he saw the explosion of his own atomic bomb, he remembered a quote from the Mahabharata, and he translated that into English. And it goes something like, I rose now to the mightiness of 1,000 suns. I now become dead. Exactly, in Gita. Right, Gita. So, correct, yeah. And that when I first heard that, when I first read about that, that actually inspired me of how much the Gita already had, how much knowledge it already had. And another example is Varaha Avatar. This was several yugas before Galileo. And they already discovered, they already knew that the earth was spherical.
and Varaha was, bringing it out of the cosmos, bringing it back into the orbit, and all these are scientific evidences. We have scientific evidences of the Earth drifting away from the orbit and coming back into the orbit, into the gravity of the Sun. And for us, it was yes, that the Earth was round, or spent several yugas, not even thousands of years, several thousands of years, for the West to discover that something which we already knew. And similarly, nuclear weapons have already been mentioned, cloning has already been mentioned. So and then I started digging deeper. I started going even further back chronologically, trying to understand where the Aryas came from, where the Dravidians came from. How did we have this knowledge? How did we acquire all this knowledge? And that brings me to the second reason why I write. It's basically because like I mentioned before, I'm a man of science, but I'm also extremely spiritual. I'm one of those guys who believe God and science are the same thing. There's no difference between both of them. So some of us call it God, some of us call it science, but it's one and the same thing. And that's why I like telling stories through fact and through truth, and also with giving scientific evidences of the existence of certain things which we've already known since several thousands of years. And at several thousands of years again, there have been mentions of Krishna in Greek mythology, has also been mentioned in Israel, has come up in the Vatican as well. So I've been traveling since the last 15 years, I would say pretty much non-stop. I've gone to Athens, and that's where I realized the similarities between Hercules and Krishna. And like it was previously mentioned, it's Krishna defeating the serpent and Hercules defeating the Hydra. So basically, there are several similarities between different cultures around the world, thin lines, and I wanted to bring all of them into a very tangible, very concised book, and that was basically my inspiration for the evolution trail. And the third reason why I write are readers. Readers, when they come up to me and they tell me how I've inspired them and the impact I made on them, I actually realize they make a bigger impact on me, and they put a bigger smile on me. They inspire me even more than I inspire them. And that makes me happy, and that's my third reason. So I would like to conclude by saying my goal is to remove the blinds and to answer all the blind faith, and to encourage people to ask questions. And several times, when you ask a question, we already have the answer in our past. And so the questions of the West has about the peace, and to clear any misconceptions, and to put the Indian art and the Indian literature in the forefront of international literature. Thank you very much. अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रवाद स्थिति को लाना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए, मैं दिल की आवाज सुनते हैं। सत्र के सत्राध्यक्ष महोदय तथा विविध भाषा के प्रबुद्ध लेखक जो इस मंच पर विद्यमान हैं, तथा मेरे सामने उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जिन्हें मेरे पूजन आपको मैं यथायोग के प्रणाम करता हुआ मैं क्यों लिखता हूँ इस विषय पर कुछ अपना विचार, अपना अनुभव साझा करता हूँ। लिखना एक कवि का स्वतः धर्म है। कवि काव्य के बिना, कवि लेखक के बिना जीवित नहीं रह सकता, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणियों का अपना अपना कर्म होता है, तो कवि लेखक के लिए बना रहता है, वो अपना कर्म करता है। जैसे भ्रमर जब उड़ता है तो गुंजन करते हुए उड़ता है, उसी तरीके से कवि का कर्म है कि वो लेखन करे, समाज को बारीकी से देखे और उस पर अपना अहमत रखे तथा लोगों को जागृति प्रदान करने का कार्य करे। मेरे लेखन के अनेक उद्देश्य हैं, या केवल मेरे उद्देश्य नहीं बल्कि सबके उद्देश्य हैं। किसी भी लेखक का एक उद्देश्य नहीं होता,
प्रथम पक्ष तो मैं यदि ये कहूं कि मैं अपने लिए लिखता हूं। तुलसी बाबा जी ने भी कहा, तुलसीदास जी ने भी, कि स्वांतः सुखाय लिखता हूं। स्वांतः सुखाय इसलिए क्योंकि जब मैं कोई घटना घटित होते हुए देखता हूं और यदि उस घटना ने मुझे प्रभावित किया तो मैं विवश हो जाता हूं उसे आत्मानुभूति का विषय बनाने हेतु। फलतः मेरे मन मस्तिष्क में बार बार कई रूपों में वह घटना उपस्थित होने लगती है। घटना के बार बार इस क्रम में उपस्थित होते रहने के कारण मेरे भीतर उसका काव्यात्मक स्वरूप तैयार होता रहता है। किंतु जब तक उस घटना का काव्यात्मक रूप शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता तब तक मन में विचित्र भाव का साक्षात्कार में किया करता हूँ। मन बेचैन रहता है और मेरा मन एकांत चाहने लगता है। अनुभूति के परिपक्व हो जाने पर जब मैं सहसा कविता लिख लेता हूँ तो लगता है जैसे मेरी कोई व्यथा समाप्त हो गई, जैसे मुझे कोई स्वांतः सुखाय की आत्मा स्वांत सुख की प्राप्ति होने लग रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। समाज को दिशा देने के लिए भी मैं लेखन किया करता हूँ। आज का समाज अपने मूल्यों से भटक गया है। समाज में चहुंगोर, अविश्वास और अनजाना भय व्याप्त है। कोई किसी का पक्ष सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अनुभव किया कि भले ही लोग एक दूसरे की न सुने, एक दूसरे में विश्वास न करें, किंतु उन्हें लेखक में विश्वास होता है, उन्हें कवि में विश्वास होता है। उन्हें लगता है कि लेखक ही, कवि ही उसकी समस्या को सुन सकता है और अपने लेखन के माध्यम से उसका पक्ष उठाकर और उस पर समाधान प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से मैं समाज में पारस्परिक सौहार्द तथा विश्वास भाव बढ़ाने हेतु लेखन किया करता हूँ। मैं अपनी कविता में यथार्थ का चित्रण करना चाहता हूँ। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज को हम अपनी कविता में रखना चाहते हैं ताकि आगे जाकर के पता चले कि हमारा ये समाज कैसा था। और जो हम सामाजिक सरोकारों को, जो वर्तमान को हम लिखते हैं, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर शासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया हो, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पीड़ा से न्याय मिले, उसकी समस्या से उसको न्याय मिले। इसलिए मैं लेखन करता हूँ। और साथ ही साथ चूंकि समय बहुत अल्प है, मैं अपने मन की दुनिया को साकार होता देखने के लिए लिखता हूँ। मैं देखता हूँ दुनिया में बहुत बदलाव आ गया है। धीरे धीरे लोग यांत्रिक होते चले जा रहे हैं। जैसे यंत्र में काम करने की शक्ति तो होती है, पर उसमें संवेदना, अनुभवशीलता तथा जीवन मूल्य नहीं होते। आज का मानव भी वैसा ही हो गया है। मैं उसे जीवन मूल्य में विद्यमान सत्यम, शिवम, सुंदरम का दर्शन कराने के लिए लेखन करता हूँ। आज पशु में पशुता तो है, किंतु मानव में मानवता नहीं। मैं आदमी में आदमियत का संचार करने के लिए लेखन किया करता हूँ। मैं इस भाव से लेखन करता हूँ कि दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में निहिकत नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी में हजार जौहर हो, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं इस आदमियत को प्रस्तुत करने के लिए, आदमियत का संचार प्रत्येक मानव में करने के लिए लेखन किया करता हूँ। इसी के साथ मैं मित्रों, कुल मिला जुला करके हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई भी लेखक जब कुछ लिखता है तो अंदर से वो किसी खास घटना के प्रति देख करके, समझ करके, पीड़ित होने पर ही लिखता है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा राजकुमार जी ने संकेत किया। तुलसीदास ने तो स्वांतः सुखाय लिखने का उनका मतलब यह है कि उनका जो स्व है वो बैन के लिए था, पूरे समाज के लिए था। और मानस की हर पंक्तियां इस बात की द्योतक है कि तुलसी अपने लिए नहीं लिखती, तुलसी तो देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए लिखते हैं। और लेखक भी सच कहिए तो मानवता की रक्षा के लिए ही लिखता है। चार पंक्ति मैं मेरे ख्याल से मैथिली शरण गुप्त जी की है
उसके माध्यम से मैं अपने बारे में भी बता देता हूं कि मैं भी क्यों लिखता हूं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, कि याद जो करे सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु से, वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया है आपके लिए। अंतिम पंक्ति है, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के बने। वही कवि है जो मनुष्यता की रक्षा के लिए लिखता है। कवि होने की सार्थकता इसी में सिद्ध है कि वह अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है, समाज के कुरीतियों के खिलाफ लिखता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कवि को इस विचारधारा का, उस विचारधारा का उसमें इसमें बात किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मूलतः जो कवि होता है वह किसी खास विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं होता। वह मनुष्यता की रक्षा की भावना से कविता लिखता है और तभी वो समाज में अपना स्थान बना पाता है। अब दूसरी संगोष्ठी मेरे ख्याल से शुरू होने वाली होगी और इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और अपने सारे जो हमारे कविगण हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही उपस्थित मंच पे जितने महानुभाव हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, इस पे परिचर्चा आपने सुनी। इसी के साथ इस सत्र को हम विराम देते हैं, लेकिन 2:30 बजे से हमारा तीसरा जो सत्र है टाउन हॉल से आरंभ होगा, उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं।